बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी एंड SEP वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो ऐसा देखा गया है या ऐसा होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, राइट, एक्वस मीडियम में किसी आयन की, वो क्या होगा, अगर SEP जितना नेगेटिव होता है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है, किसमें, एक्वस मीडियम में, ठीक है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या करता है, डिपेंड करता है E0 वैल्यू पे। जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है ना, राइट, उतना ही क्या होता है, वो स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, राइट। याद रखेंगे, इसकी बात करें हम एक्वस मीडियम में। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं इसकी, M सॉलिड गिव्स Mn प्लस एक्वस प्लस Ne इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, आप सभी जानते होंगे कि ये जो रिएक्शन है या ये जो स्टेप है, ये एक स्टेप में नहीं हुआ होगा, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप। तो हम कह सकते हैं या बता सकते हैं कितने स्टेप में ये रिएक्शन हुई होगी, इन हाउ मेनी स्टेप्स दिस रिएक्शन हैज बीन अकर्ड, कितने में हुई होगी, इन 3 डिफरेंट स्टेप्स, इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। या एन की बात करें, या एन तो चलिए यहाँ N 1 2 3 आपकी बात सही है, बट हम यहाँ कहें मेनली कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, तो सब्लिमेशन हो गया। एंडोथर्मिक होता है, ये आप जानते हैं, गैस को उसके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो आयनेशन एनर्जी, ये भी क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, राइट। फिर एक्वस मीडियम में जाएगा, तभी हाइड्रेशन होता है, तभी एक्सोथर्मिक होता है। तो डेल्टा एच जो रिएक्शन है वो सम ऑफ ऑल दीज होता है, सब्लिमेशन, आयनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन। हमें पता है कि जब हम किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो एंट्रोपी क्या करती है, एंट्रोपी क्या करती है बच्चों, एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, इफ डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि आपने देखा होगा E0 की जो वैल्यू होती है Li की, वो क्या होती सबसे, वो क्या होती, E0 ऑफ Li सबसे क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, राइट, राइट। तो जो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो Li प्लस की, आपने ये भी पढ़ा होगा, हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हाँ, कि Li प्लस जो होता है वो एक्वस में स्टेबल होता है, आपने ये पढ़ा होगा, राइट, या ठीक है, या ऐसे भी आपने उसमें क्वेश्चन आता है, कंडक्टिविटी बताइए Li प्लस की और CS प्लस की एक्वस में, ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट। तो CS प्लस जो होता है एक्वस में, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Li प्लस। लेकिन यही गैसियस मीडियम में रखेंगे तो आंसर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस मीन्स Li का साइज बहुत छोटा होता है और हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना, राइट। इसका मतलब उसका जो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो E0 वैल्यू भी उसकी ज्यादा नेगेटिव रहती है, इसीलिए वो एक्वस में ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, एक्वस में ज्यादा, हाँ, आयनिक मोबिलिटी कम होती है इन एक्वस मीडियम, बट वो एक्वस मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, राइट। तो आई होप बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको जो हमने बोला हुआ है, राइट, ठीक है। बट याद है आपको, राइट, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका जो SEP होता है पॉजिटिव भी होता है बच्चों, हाँ, कुछ पॉजिटिव भी होता है, आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है, राइट। किस किस का होता है, क्या आप गेस कर सकते हैं किसका होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बार बार आया था आपने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, कॉपर का, हाँ, कॉपर का पॉजिटिव होता है, Ag Au, ठीक है ना, जो कॉपर की फैमिली होती है उसका पॉजिटिव ही होता है, राइट, और ठीक है, हाँ, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, राइट, यहाँ पे ये ट्रेंड दिया हुआ है, देर इज कोई, अब Mn2 प्लस से Mn में जा रहे हैं हम, रिडक्शन देख रहे हैं, +2 आयन का इंटू M, तो जो वैल्यू है, जो SEP की जो वैल्यू होती है या SRP की वैल्यू कहें हम, वो कोई इसका रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, राइट। अब रेगुलर ट्रेंड नहीं होने का रीजन ये है बच्चों कि उनकी जो आयनेशन एनर्जी होती है 1 और 2, और जो सब्लिमेशन होता है उसका भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। सो जो कि जो डेल्टा एच का जो सम था वो इन दोनों का सम था, तो अगर ये रेगुलर नहीं होगा तो SEP या SRP जो होगा वो भी रेगुलर नहीं होगा, राइट, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं, अगर यहां से पूछता हूं, ठीक है ना, कि इधर से
अगर हम यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जो कॉपर होता है वो रिलेटिवली क्या होता है बच्चों, रिलेटिवली क्या होता है, कॉपर लेस स्टेबल होता है, या सॉरी लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। आपने देखा होगा कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता या ऑक्सीडाइज नहीं करता, राइट, रेस्ट एलिमेंट कर जाते हैं, ठीक है। सो द एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज आर रिलेटिव मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट कॉपर ऑक्सीडाइज बाय 1 मोलर H+, राइट। तो जो एसिड होता है वो क्या करता है, आपने देखा होगा मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, जिंक कर जाता है बट कॉपर नहीं करता है, राइट। सो दे आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर बच्चों, ठीक है, राइट। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों, जो ट्रेंड है, अगर आप ध्यान से देखें जो ट्रेंड है, ठीक है, राइट, अगर आप यहाँ से देखें जो ट्रेंड है, जो इधर से इधर तक हम जा रहे हैं, राइट, तो ये वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो हम इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि Mn2+ की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रही है, वेरी गुड, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जो ट्रेंड इंडिकेट्स क्या है, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है, राइट, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जब हम क्या कर रहे हैं इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो कॉपर तक। बट हमें पता है जिंक की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -0.76 होती है, कितनी होती है, -0.76 बेटा, ठीक है, कितनी होती है, -0.76। तो ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड इंडिकेट्स द डिक्रीजिंग इन टेंडेंसी टू फॉर्म आ डाइवेलेंट आयन अक्रॉस द सीरीज टिल कॉपर बेटा, ठीक है। क्रोमियम का बेटा जिन्होंने पूछा है, मैंने यहाँ पे 0.91 लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो अब एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा कि यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट, ठीक है, मुझे लगता है कि जो शायद यही है, बट स्टिल आई विल कंफर्म यू बेटा, ठीक है, राइट। या कोई बच्चा अगर देख के बता सकता है तो प्लीज लेट मी नो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, राइट, शायद नेगेटिव ही आएगा मुझे लगता है यहाँ पे, राइट, ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा ये चीज, ये ट्रेंड क्लियर है आपको जो अभी मैंने बताया, राइट। अब यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो Mn की वैल्यू इतनी ज्यादा नेगेटिव क्यों है, राइट, तो क्या रीजन देंगे, वाई Mn हैव सो मच नेगेटिव वैल्यू, Mn इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों हो गई, ज्यादा नेगेटिव क्यों, क्योंकि इधर से इधर डिक्रीज कर रहा बट ये इंक्रीज कर गया, तो इसके हम क्या रीजन दे सकते हैं, इसका हम क्या रीजन दे सकते हैं, हाँ एक्सीलेंट हार्दिक, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि क्या होता है जब Mn2+ रखोगे तो D5 रहेगा, क्या रहेगा, हाफ फिल्ड रहेगा, बिल्कुल 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 आपकी बात सही है बेटा, वो हाफ फिल्ड रहेगा, इसीलिए ये वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना, राइट, ठीक है, वो जाना, ठीक है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि जिंक की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज कर गई, तो जिंक को क्या रीजन देंगे, तो जिंक की क्या रीजन देंगे हम, जिंक का क्या देंगे बच्चों यहाँ पे, के लिए तो D5 है और इसके लिए क्या है, D10 है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, क्या है, D10 है, फुली फिल्ड है, बिल्कुल, राइट। और हाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और यहाँ पे जो है बच्चों, राइट, Ni की वैल्यू भी अगर आप देखें, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं करी, ऑलमोस्ट क्या रही, इसके बराबर ही रही। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि Ni ने ऐसा क्यों हुआ कि Ni की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई क्यों है, नेगेटिव हाई क्यों है, तो उसके पीछे ये देते हैं कि ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है Ni का ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो प्लीज नोट करिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ Ni ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो ये तीनों रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं और ये तीनों बेटा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बेटा, हाँ ठीक है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है। E0 value of Mn and zinc or Ni are more negative than expected from the general behavior. This is due to the greater stability of D5 of Mn2+ and completely filled D10 of Zn2+. An exceptional behavior of Ni due to high hydration energy या hydration enthalpy. क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों,
ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि जो लो वैल्यूज होती है SC3+ की, जो ये जो E0 वैल्यू होती है बहुत ही लो होती है। इसके पीछे क्या रीजन देंगे हम, इसकी वैल्यू क्यों लो होगी? क्योंकि जो होगा SC जो +3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, SC+3 क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि D 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये SC3 में ही स्टेबल है, ये SC+2 में नहीं जाना चाहता, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, लो है, आर्गन जैसा बिहेव करेगा। बिल्कुल बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है, ओके ओके बेटा उदय, ओके ओके, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेरेटिव हाई वैल्यू ऑफ E0। E0 जो होता है Mn3+ से Mn2+ की E0 वैल्यू ज्यादा होती है। अब इसके पीछे क्या रीजन देंगे कि Mn3+ Mn2 में जाना चाहता है, इसीलिए वैल्यू हाई है। तो उसके पीछे क्या देंगे, नहीं Mn की बच्चे बात कर रहे हैं ना, MnT2 नहीं, या तो D5 हो जाएगा ना, T2G वाला देंगे क्रोमियम के लिए, किसके लिए देंगे, क्रोमियम के लिए, यहाँ D5 देंगे। So the comparative high value of E0 Mn3+ से Mn2+ shows Mn2+ is very stable due to half filled electronic configuration. क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, देखिए कौन बताता है इसका आंसर, ठीक है। अभी हमने वैसे डिस्कस भी किया है, वाई वैल्यू ऑफ Mn3+ और Mn2+ couple much more positive than Cr3+ से Cr2+ and Fe3+ to Fe2+। तो इसके पीछे क्या रीजन देंगे हम, वही कि Mn जो 3+ होगा, हाँ वो D5 होगा, ठीक है ना, राइट। और कल हमने देखा था, हाँ फुली फिल्ड बेटा, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है। सो Mn जो 3+ होगा बच्चों, वो क्या होगा, 4s0 3d4, और ये D5 में होगा तो ये स्टेबल होगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट जो Cr+3 है वो क्या है, पहले D3 था, आपने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो D4 बना दिया। हाँ अगर हम यहाँ की बात करते हैं, हाँ बेटा ये बिल्कुल सही है कि जो Mn3+ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn D5 में जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, राइट। तो D4 हो जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, राइट, ठीक है, क्योंकि T2G था, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन थे, हाफ फील्ड था, तो D3 से D4 में गए, तो इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। सिमिलरली जो Fe3+ है वो भी क्या है, D5 से अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन और क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये D6 हो जाएगा, तो ये D6 क्या हो जाएगा, स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, तो भी ये क्या होगा, हाँ, राइट। सो इसीलिए क्या है, Mn3+ की जो वैल्यू है वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cr3+ और Fe3+ की वैल्यू, राइट, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई Mn3+ एंड CO3+ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, ठीक है। तो ये अभी आपको मैंने बताया था, Mn3+ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और जो कॉपर जो 3+ होता है बेटा, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट। आपने देखा होगा बच्चों, हाँ राइट, कि जो 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 CO अटेन द स्टेबिलिटी आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बेटा, राइट, ठीक है। तो इसकी जो SRP वैल्यूज है वो से भी हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि Mn जो 3+ है उसका जो SRP है वो 1.57 है और इसका 1.97 है। तो विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, इन दोनों में से CO3+ की है कि Mn3+, तो आंसर क्या होगा, CO3+ इज अ बेटर, राइट, ठीक है। आपने ऐसे सुना होगा जो CO3 जो 2+ होता है वो मोर स्टेबल होता है वीक फील्ड लिगेंड में, आपने हैव यू हर्ड अबाउट, राइट, शायद आपने सुना होगा, ठीक है, कि वीक फील्ड लिगेंड में CO2+ स्टेबल होता है, ठीक है ना, राइट। हाँ कि अगर हम ऐसे बात करते हैं COH2O होल 6, राइट, 2+ और COH2 होल 6 3+, तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये वाला पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा,
राइट। लेकिन यही अगर मैं लिख दूं CONH3 होल 6 2+ और CONH3 होल 6 3+, अब इसमें कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। ठीक है, वेरी गुड। हाँ क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। हाँ +3 क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? राइट, ठीक है। राइट, नेक्स्ट है बच्चों, वाई Ni2+ इज मोर स्टेबल देन Pd2+, राइट। बेटा ज्यादातर जो CO3+ के लिए हाँ वो करता है, बट स्टेबिलिटी याद रखेंगे उसमें ज्यादा होती है, राइट। अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस केस में, ठीक है। राइट, वाई Ni फर्स्ट पेज शो कर दें बेटा, ये वाला पेज आ रहे हैं, ठीक है। राइट, तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि वाई Ni2+ इज मोर स्टेबल देन PT2+ कंपाउंड, बट Ni जो +4 होता है वो लेस स्टेबल होता है देन PT+4, मतलब छोटा वाला तो स्टेबल होता है और बड़ा वाला स्टेबल नहीं होता। इसका रीजन हमने पहले भी दिया था, क्योंकि जो Ni2+ है उसकी जो फर्स्ट 2 आयनिक एनर्जी है वो क्या होती है? लोअर देन होती है किससे? PT2+ से, ठीक है ना। लेकिन जो हम अगर 4 की बात करते हैं तो जो +4 जो 4 आयनिक एनर्जी होती है PT+4 की, वो लोअर देन होती है किससे? Ni+4 से। सो इट इज रिलेटिवली स्टेबल। तो यहाँ पे जो रीजन है वो आयनिक एनर्जी का है। फर्स्ट 2 आयनिक एनर्जी क्या है? Ni2+ की लोअर है, लेकिन अगर हम 4 की बात करते हैं तो PT+4 की लोअर है बच्चों, इसीलिए क्या है? ये लेस स्टेबल है, और यहाँ पे ये लेस स्टेबल है यहाँ पे, और ये मोर स्टेबल है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। ये सब आप जानते हैं बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो जो मेटल क्या करते हैं, जो विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जो मेटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करते हैं वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और उनको क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दे कॉल्ड इज एज एन डाई मैग्नेटिक, ठीक है, राइट। और आपने बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स है उन सबका आपने क्या करा होगा? आपने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया होगा, राइट। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उसका उसका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा, ठीक है, राइट। सो द कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, राइट। एक्सेप्ट किसकी बात करें हम? एक्सेप्ट कौन से कॉन्फ़िगरेशन का पैरामैग्नेटिक नहीं होगा? Zn नहीं होगा। क्या होगा? Zn नहीं होगा। हाँ, CD, Zn और Hg, राइट। या कहीं पे D0 आ जाए तो भी क्या होगा? अनपेयर्ड नहीं होगा, है ना, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट किया होगा बच्चों, ठीक है ना। सो इफ n इक्वल टू 0 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? √n इंटू n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 0 तो म्यू इक्वल टू 0, तो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ कैलकुलेट किए हुए हैं, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, राइट, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप ये लोग कर लेंगे बेटा ये सब। हाँ, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना आता है। यहाँ पे ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करते हैं, और जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू है, बट वो आपसे कैलकुलेटेड वैल्यू ही पूछेगा एग्जाम में। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स की, D0, D1, D2, D3, D4। तो क्या होगा? जब तक D5 आएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं वहां पे कि जो सिर्फ सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड नहीं करता, और भी चीजें हैं जिसपे वो डिपेंड करता है। उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, राइट, ठीक है। आप अगर कोई सा भी ठीक है, राइट, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई सा भी आप देख लीजिए, कोई सा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे Mn3+ की बात करें तो Mn3+ आर्गन होता है, और क्या होता है? 3d 3d5 4s2 होता है, राइट। तो जब आप इसका +3
फॉर्मूला बेटा है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बेटा, है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट याद रखेंगे, ये स्पिन ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है सिर्फ ये, ठीक है ना, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, एन इंटू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इससे चला गया, 1 इससे चला गया, तो ये हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था बच्चों आपने ना, D4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा D4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, राइट। अब क्या होगा, ठीक है, राइट, तो 4 पुट कर देंगे, तो जब 4 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी, राइट, ठीक है। याद करने का तरीका भी है, क्या है, जितना ये बच्चों, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, उसी का कुछ डेसिमल आगे क्या होगा, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, 4 होगा तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 3 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, बाकी ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो आप विदाउट कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रूट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट, आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको, राइट। अच्छा, और ये देखिए आप, है ना, जब D5 है तो D5 तक तो इंक्रीज कर रहा है, बट जब हम FE और नीचे जा रहे हैं तो ये डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो हम क्या रीजन देंगे यहाँ पे, यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू हो गया, तो क्या शुरू हो चुकी होगी, पेयरिंग शुरू हो चुकी होगी, क्या शुरू हो चुकी होगी, पेयरिंग शुरू हो चुकी होगी। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ बच्चों क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होगा। आपने ऐसे सुना होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी सुना होगा बच्चों, हाँ, सॉलिड स्टेट में शायद वर्ड सुना होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है जब एन की वैल्यू बच्चों, हाँ, जब एन की वैल्यू, हाँ, फेरो, ठीक है, राइट, तो जब, हाँ, ठीक है, तो जब एन की वैल्यू बेटा, हाँ, जब एन की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 3 हो जाए, राइट, तो ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यूजली क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं, राइट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कलर, ठीक है ना, कलर्ड आयन, राइट। ये भी आपने देखा होगा बच्चों, कलर्ड वाई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कलर्ड कंपाउंड, ये भी आपने डिस्कस किया होगा या सर ने आपसे डिस्कस किया होगा, ठीक है, राइट। तो जो कलर होता है बच्चों, राइट, कॉम्प्लेक्स आयन का वो 2 रीजन से होता है, एक होता है डी ट्रांजिशन या FF ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन या FF ट्रांजिशन, और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, ठीक है ना। हैव यू हर्ड अबाउट चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना बच्चों, मुझे लगता है डी ट्रांजिशन आपने सुना होगा, क्या आपने चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना भी सुना है, यस, राइट। कोई एग्जांपल चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना का, एनी एग्जांपल, नहीं, कोई एग्जांपल, चलिए हम डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, राइट। तो क्या होता है बच्चों, ये राइट, ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है, क्या होगा जब, क्या होगा जब, हाँ, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है जब कोई व्हाइट लाइट या सनलाइट या जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल रेंज में होती है, दैट इज विप गौर फ्रॉम 790 नैनोमीटर तो टू 760 नैनोमीटर, इसके बीच में क्या होता है, जब वो लाइट क्या करती है, फॉल करती है आयंस के ऊपर या जो कंपाउंड के ऊपर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। लेकिन क्या होता है, ठीक है ना, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वापस आ जाता है, डी एक्साइट करता है। तो ये तो हो गया एक्साइटेशन, ये डी एक्साइटेशन। तो आप मुझे बताइए, क्या वो जिस एनर्जी से जाता है उसी एनर्जी से वापस भी आता है, कि कुछ और दूसरे एनर्जी से आता है, वो क्या आता है, दूसरे एनर्जी से वापस आता है, जाते हुए एनर्जी दूसरी रहेगी और आते हुए एनर्जी क्या रहेगी, हाँ, कम, राइट, ठीक है, राइट। ऐसा क्यों होता है, वाई देर इज एनर्जी डिफरेंस, जाते हुए कुछ और एनर्जी है और आते हुए कुछ और एनर्जी है, वाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, फोटॉन्स स्टेबल हो जाता है, ओके, ओके,
वेवलेंथ की वजह से। ओके, आप ऐसे सोचिए ना, यहाँ पे क्या ये यहाँ पे ये थोड़ी देर मोमेंटरली यहाँ रुकता है कि नहीं रुकता, ये यहाँ पे स्टे करता है कि नहीं करता मोमेंटरली, बताइए। ये यहाँ रुकता है ये, ठीक है। तो यहाँ रुकने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको बताइए। यहाँ पे स्टे करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो रुकता है मोमेंट्रीली, उसके लिए कुछ एनर्जी उसको चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए क्या होता है, जब वो तो कुछ एनर्जी यहाँ उसको कंज्यूम हो गई, यहाँ से एनर्जी गया, यहाँ कुछ रुका और फिर वापस आया। तो इसीलिए क्या होता है, तो जिस एनर्जी से जाता है उस एनर्जी से वापस नहीं आता। इसीलिए क्या होता है, जो डेल्टा ई होता है वो E2 माइनस E1 होता है, और वो hc बाय लैम्डा होता है। क्या होता है, hc बाय लैम्डा होता है। ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। अब मुझे बताइए यहाँ पे, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन, आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करता है। जैसे आपका क्या हुआ, जैसे आपको आज रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, राइट। तो आप बहुत एक्साइटेड हैं, तो क्या आपकी एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाती है कि थोड़ी देर रहती है, वहां पे रुकती है? जब आप रहते हैं वहां पे थोड़ी देर एक्साइटेड रहते हैं, एक दिन, आधे दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ तो रहते हैं ना, ठीक है ना, राइट। तो जो एक्साइटेड रहते हैं आप, तो आप एनर्जी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं आप, ठीक है, राइट। और फिर वापस आते हैं, एक्साइटमेंट थोड़ी दिन बाद वो खत्म हो जाती है, फिर वापस आते हैं। तो वो इसको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए यहाँ पे स्टे करने के लिए। सो दैट इज वाई एनर्जी गैप हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है ना, कि जो hc बाय जो लैम्डा लिखते हैं, वो लैम्डा क्या होगा, वो लैम्डा क्या होगा, एब्जॉर्ब लाइट का होगा कि जो एमिटेड लाइट है उसका होगा? वो किसका लैम्डा होता है? वो जो लैम्डा होगा वो कौन सा लैम्डा आप यूज करेंगे, एब्जॉर्ब की एमिटेड? तो आंसर है बच्चों एब्जॉर्ब। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्ब ही रहता है, एमिटेड नहीं रहता है, ठीक है ना, राइट। क्योंकि ये जो लाइट है, ये जो एब्जॉर्ब है, वही उसको एक्साइट कर रही है। तो ये जो रहता है ये हमेशा hc बाय लैम्डा एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है ना, राइट। अब क्या है, तो जो ऑब्जर्वर है वो कौन सी वेवलेंथ देखेगा, एमिटेड वेवलेंथ देखेगा कि एब्जॉर्ब वेवलेंथ देखेगा? जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या देखेगा, एमिटेड देखेगा। इसीलिए आपको याद है मैंने बताया था मुनसन व्हील, आपको याद है ना मुनसन व्हील, मैंने बताया था आपको, राइट, कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। क्या दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। तो क्या होगा, ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व द लाइट एंड द कलर ऑफ अनएब्जॉर्ब फोटोन, और क्या, एमिटेड फोटोन ऑब्जर्व करे, ठीक है। तो ये मुनसन व्हील है, अगर आपने देखा था ये हमने पहले ही बनाया था। मैंने कहा था साइक्लिक घूमना है, 3 आपको इसमें क्या करने, 3 कॉर्ड्स बनाने सर्कल में, और विबग्योर को रोटेट कर देना है, ठीक है ना, राइट, क्लियर है, राइट। तो अगर आपसे मैंने पूछूं कि वो येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर क्या होगा, तो येलो लाइट अगर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उसका कलर क्या होगा, व्हाट द कलर इज, वॉयलेट या पर्पल, है ना, ठीक है, राइट। क्लियर है। ये आपने देखा भी होगा ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में ऐसे T2G और EG, ये डेल्टा नॉट होता है। CFSE कैलकुलेट किया होगा आपने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्लियर है बेटा, ठीक है। VIP नहीं बेटा, वी है, वी या आई बेटा, वॉयलेट या इंडिगो बेटा, ठीक है। येलो पे येलो यस नहीं है बेटा, क्योंकि येलो तो लाइट एब्जॉर्ब होगी ना बेटा, वो वेवलेंथ की लाइट तो एब्जॉर्ब होगी इसको एक्साइट करने में, तो बची कहाँ वो बची नहीं ना बेटा, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G और EG, जो डेल्टा नॉट होगा, सेम नहीं होती बेटा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम, ज्यादातर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है। तो क्या है बच्चों, जो मैग्नीट्यूड है जितना ज्यादा डेल्टा नॉट का होगा, आपने देखा होगा इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए होंगे, मे बी शायद आपने डेल्टा नॉट के ऊपर, फिर वेवलेंथ भी कैलकुलेट किया होगा आपने इसका, राइट, ठीक है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चले जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग इन टू इट। उस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में आपने देखा होगा हाउ वी कैन कैलकुलेट, वो फॉर्मूला होता है 4.9, राइट, अगर ऐसा होता है 0.4 और 0.6 ऐसे करके फॉर्मूला होता है,
जिससे आप कैलकुलेट करते हैं बेटा, राइट। ठीक है। फिर है इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, क्या करेगा, अगर डेल्टा नॉट का इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट क्या करेगा, अगर डेल्टा नॉट इंक्रीज करता है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, हाँ उनके बीच का जो डिफरेंस ज्यादा होगा T2G, हाँ, और ई डिफरेंस ज्यादा होगा बच्चों, तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, राइट। तो कुछ कॉम्प्लेक्स, तो दो तरीके के जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो कलर शो नहीं करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं जो कलर शो नहीं करते हैं, वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, D0 होगा या D10 होगा। तो दो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या होगा, या दो आयंस, टू टाइप्स ऑफ आयन जिसका क्या होगा, हाँ D0 हो तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं करेगा, और D10 होगा तो ऊपर कोई जगह नहीं होगी उसको माइग्रेट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, इसीलिए वो क्या होंगे, कलरलेस होते हैं। तो अगर आप देखें ये सारे आयंस क्या हैं, या तो D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर कलरलेस, क्या होते हैं, कलरलेस। तो याद रखेंगे D0 या D10 क्या होते हैं, कलरलेस, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि जो TiH2 6 3+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो D1 है, तो बताइए ये कलर होगा कि कलरलेस होगा, करता है, मुश्किल से करता है बट करता है बेटा, वो इट इज ऑल्सो कलर्ड होता है, तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा। तो अगर ये क्या करता है बच्चों, ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द कलर ऑफ दिस कंपाउंड, अगर ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो व्हाट विल द कलर, वॉयलेट, है ना, तो इसका कलर वॉयलेट या पर्पल अपेयर होता है, क्या होता है, पर्पल अपेयर होता है। ठीक है, हाँ इंडिगो, राइट। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, तो ये था जो था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको, डीडी ट्रांजिशन। T2G से किस में जाएगा, EG में जाएगा, तो क्या बोलेंगे, डीडी ट्रांजिशन, राइट। ठीक है। अब हमने एक दूसरा बोला था चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, क्या बोला था, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो अगर आपको देखा होगा आपने ध्यान से, जो KMnO4 है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, what is the oxidation number of Mn in KMnO4, +7। तो +7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D क्या होगा, D क्या होगा, 0, राइट। ऐसी K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर से, 0। क्या ये दोनों कलर्ड होते हैं, क्या ये कलर्ड होते हैं दोनों के दोनों, आंसर इज यस। तो क्यों कलर होते हैं, वाई दे आर अ कलर्ड कंपाउंड, तो उसके पीछे क्या रीजन है बच्चों, वो कभी क्वेश्चन आए, वाई दे शोज कलर, तो आंसर इज बच्चों ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, राइट। होता क्या है यहाँ पे कि जो Mn+7 जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, मोमेंटली क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन Mn+7 को दे देता है, तो ये +6 और ऑक्सीजन में हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसको दे देगा और वापस ऐसे चला जाएगा, और ये चलता रहता है। तो जैसे ही ये यहाँ आएगा तो आप देखिए इस पे एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, ये अब 0 नहीं रहा, ठीक है ना, राइट। तो ये ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना करते हैं। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करने के लिए येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये क्या करता है, येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर से इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द कलर, क्या होगा, पर्पल कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। इसीलिए जो KMnO4 होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, क्या होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, राइट। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ K2Cr2O7 बच्चों, व्हाट इज द कलर ऑफ K2Cr2O7, ऑरेंज। तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो, ऑरेंज। ध्यान से, ऑरेंज के लिए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू, कौन सी करेगा, ब्लू करेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, राइट। ठीक है, टेल मी बेटा व्हाट इज द टाइम, बेटा टाइम कितना हो रहा है, व्हाट इज द टाइम, हाउ मच टाइम वी आर हैविंग, 24 मिनट, ओके, ठीक है, राइट। तो वी विल फिनिश इट आउट। नेक्स्ट इज बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट। तो ये बताइए, ठीक है ना, राइट, कि वाई आपने जितने कॉम्प्लेक्स देखे होंगे तो यूजुअली आपने ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, तो वाई दे फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, वाई दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स,
हाँ जी बेटा, सार्थक होगा, होगा बेटा, होगा। ठीक है, राइट। ठीक है, तो क्या है, तो वाई दे आर वाई 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 दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, वाई दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात क्या, उनका साइज जो है स्मॉल होता है। स्मॉल होने की वजह से उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और अवेलेबिलिटी होती है n-1 d ऑर्बिटल की, जिसकी अप्रोप्रिएट एनर्जी होती है। क्या होती है? अप्रोप्रिएट एनर्जी होती है, क्योंकि जो n-1d होता है और ns की जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सो दीज थ्री रीजन की वाई जो ट्रांजिशन मेटल है दे फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। तो आंसर है बच्चों क्या, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, कैटायन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ n-1d ऑर्बिटल स्टेट। ठीक है, राइट। हाँ हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एक और प्रॉपर्टी होता है, उसको ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से। और वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि जिससे हम ज्यादा अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, राइट, कि वो, तो और कोई प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरीफाई कर सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये ऐसी प्रॉपर्टी है उसकी। तो आंसर है बच्चों, वो उसका आंसर होता है कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज, राइट। आपने देखा होगा जो कैटेलिस्ट होते हैं वो यूजली क्या होते हैं, दे आर ट्रांजिशन मेटल, है ना। V2O5 आपने देखा था, PD आपने देखा होगा, PDBSO4, राइट, जिसको आप क्या कहते हैं, उस कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, PDH2BDSO4 को क्या कहते हैं, राइट, व्हाट इज कॉल्ड इज लिनलार कैटलिस्ट। बिल्कुल, उदय ने बिल्कुल सही कहा, लिनलार कैटलिस्ट, बिल्कुल। हाँ, बेयर्स रिएजेंट होता है KMnO4, है ना, बेयर्स रिएजेंट शायद KMnO4 होता है ना, राइट, KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट, राइट। किस चीज के लिए काम आता है KMnO बेयर्स रिएजेंट? टू किसके काम आता है? टू, हाँ, अनसैचुरेट को ऑक्सीडेशन करने के लिए, बिल्कुल राइट। राइट, OH ग्लाइकॉल बना लेते हैं आप, क्या करते हैं, ग्लाइकॉल बना लेते हैं ना शायद आप उसमें, है ना, OH जोड़ देते हैं आप उसमें। हाँ, डीकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर, राइट, डीकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर, राइट, हाइड्रोजिनेशन, बिल्कुल राइट। हाँ, सिन एडिशन, राइट राइट। तो यहाँ की बात करें हम तो क्या होगा, स्मॉल कैटायन, हाँ, टेस्ट ऑफ एनसैचुरेशन, बिल्कुल सही है। देयर इज अ स्मॉल कैटायन साइज, दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन विद एप्रोप्रिएट एनर्जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, कॉमनली जो स्ट्रक्चर होता है ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। अगर CN2 है तो लीनियर होगा, CN4 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल होगा, अगर क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। क्या है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, राइट। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। हमने देखा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, डेकन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, किसी को याद है, विच कैटलिस्ट वी हैव यूज्ड इन डेकन्स प्रोसेस? किसी को याद आया डेकन्स प्रोसेस के लिए, राइट, नहीं, CuCl2 ना, CuCl2, राइट, याद आया CuCl2, राइट, HCl बनाने में काम आ रहा था, राइट, ठीक है। हाँ, CuCl2, V2O5 यूज हुआ था, H2SO4 में यूज हुआ था, NiPT और जो PD है वो आप हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज करते हैं, वो आप जानते हैं, राइट। अब ऐसा, हाँ, V2, अब ऐसा क्यों होता है कि वाई दे आर अ वेरी गुड कैटलिस्ट बेटा, वाई दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट? तो आंसर क्या है, बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि ये इनको अच्छा कैटलिस्ट बनाता है, तो उसके पीछे रीजन ये है बेटा, ठीक है ना। लेट्स सपोज आप किसी दुकान में गए, ठीक है, राइट, किसी ठीक है, किसी दुकान पे गए और आपसे आपने लेट्स सपोज शूज परचेज करना है, आपको एक शूज पसंद नहीं आया तो दुकानदार आपको दूसरा दिखाएगा कि ये देख लीजिए, फिर वो पसंद नहीं आया तो तीसरा दिखाएगा। लेकिन अगर उसके एक ही वैरायटी होगी तो क्या आपको और चॉइस दे सकता है क्या, वो और चॉइस दे सकता है? आंसर इज नो, वो और चॉइस आपको नहीं देगा, कोई होप नहीं है, आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन इफ ही हैज डिफरेंट वैरायटीज
वो तब तक आपको पूछता रहेगा जब तक कि आप कुछ पसंद ना कर लें। सेम चीज यहाँ पे भी है, जैसे ही कोई रिएजेंट कैटलिस्ट के पास आएगा वो पूछेगा भैया +1 चाहिए, वो बोलेगा नहीं, +2 चाहिए, बोलेगा नहीं, +3 चाहिए, नहीं, +4 चाहिए, नहीं, हाँ +5 चाहिए, ये लो +5 लेके जाओ। ठीक है, तो उनके पास वैरायटी है, इसीलिए क्या करता है ना कोई जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो यूज हो जाता है किसके, बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बिटवीन रिएक्टेंट एंड जो एटम होता है कैटलिस्ट का उसके सरफेस पे। ठीक है ना, राइट। और बाद में क्या होता है कि बाद में क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उससे डिटैच हो जाता है और फिर से क्या करेगा, अब वो उससे रिमूव हो जाएगा, कैटलिस्ट हमें फिर से मिल जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इनिशियली क्या करता है, कंज्यूम होता है, और बाद में क्या होता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, क्या होता है, रिकवर हो जाता है या रिप्रोड्यूस हो जाता है, राइट। तो फिजिकल चेंज आता है कैटलिस्ट में, केमिकल चेंज नहीं आता है, आपने सुना भी होगा बच्चों, राइट। ठीक है, so the catalyst, right, the catalyst solid surface involves bond formation between reactant and atom of the surface. This increases the concentration of reactant and surface and weakening the bond by lowering the activation energy. Activation energy क्या करता है, वीक कर देता है, मतलब it changes the path of the reaction. That is why हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं to increase the rate of a reaction. क्लियर है बेटा, राइट। ठीक है, मैंने आपको जो बच्चे हैं बेटा, मैंने पहले भी आपको बोला था ये रिएक्शन में अनयूज्ड क्यों रहता है बेटा, यूज्ड नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई कैटलिस्ट कोई जादू है, ना ना, इट इज नॉट नॉट कोई जादू नहीं है बेटा। ऐसा कोई कहता है कि वो यूज्ड नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो यूज्ड होता है, ठीक है ना, इनिशियल रिएक्शंस में, ठीक है ना, और बाद में जब आखिरी जब रिएक्शंस हो रही होती है, जब डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो जो लास्ट की रिएक्शंस होती हैं उसमें वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, वो मिल जाता है, वापस मिल जाता है। सो इट यूज्ड एंड देन इट इज रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, राइट। फिजिकल चेंज कैसा होता है, फिजिकल चेंज में मतलब उसका साइज शेप चेंज हो जाता है बेटा, राइट। ठीक है ना, वो क्या होता है, या तो क्या करेंगे, बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे या वो पाउडर बन जाएगा, और दोनों तरीके से हो सकता है, तो उसके फिजिकल चेंज हो जाता, फिजिकल चेंज आता है, राइट। ठीक है, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे बच्चों मैंने, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने आपको बोला भी था, नहीं बेटा, प्रोडक्ट देखिए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट तो बनाता है ना, बट इंटरमीडिएट नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है बेटा वो, ठीक है ना, राइट। निकल जब H से जुड़ता है, फिर H जाता है वापस, तो उसको H2H2 बॉन्ड को तोड़ने में काम आता है निकल, राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई वो कम बॉन्ड नहीं बनाता है, या ऐसा नहीं है, वो बनाता है, ठीक है ना, बट क्या होता है, वो स्टाइकोमेट्री में इन्वॉल्व नहीं होता है, डज नॉट इन्वॉल्व इन स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है TiCl3 जो होता है बच्चों, ठीक है ना, इट इज यूज्ड, इसको क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा, इट इज यूज्ड इन जिगलर नाटा कैटलिस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। इंपॉर्टेंट है ये, जब आप पॉलीमर पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर, तब उसमें ये कराया जाएगा आपको, ठीक है। बेटा कैटलिस्ट हमें फिर से डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में, अगर आपको कैटलिस्ट के बारे में बेटा ज्यादा वो करना है, तो आप मेरे वीडियो बेटा कैटलिस्ट के ऊपर जब मैं काइनेटिक्स पढ़ा रहा था, तो प्लीज यू कैन गो थ्रू इट, आपको मिल जाएगा वो काइनेटिक्स के जो वो है बेटा, उसमें आप प्लीज स्वास्थ्य, उसमें आप जाके देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तभी भी आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, स्वास्थ्यिक, तो आप प्लीज कॉल करिए बेटा, है ना, ठीक है। हाँ, TiCl4, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, तो वो यूज करते हैं। V2O5 बच्चों कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, Fe हेबर प्रोसेस में यूज करते हैं, PD आपने देखा था लिंडलार कैटलिस्ट में, PD PTNI हाइड्रोजिनेशन में, विल्किंसन कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, RHP PH3 राइट। ठीक है, PdCl2 इज यूज इन वॉकर्स प्रोसेस बेटा, ये क्या होता है, किसी को पता है, आप जानते हैं PdCl2 इज इन वॉकर प्रोसेस, क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, नो, वॉकर्स प्रोसेस नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, अगर आपको C2H4, हाँ, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, अगर आपको C2H4 को, राइट, ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप वाटर ले लीजिए और साथ में क्या ले लीजिए, PdCl2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, PdCl2, तो ये क्या मिलता है हमें, इथेनॉल मिलता है।
साथ में क्या मिलता है, ठीक है ना, HCl मिल जाएगा, HCl मिल जाता है, और साथ में क्या होता है, PD अलग हो जाता है. So this is known as Walker's process. This is known as Walker's process to convert ethene into ethanol directly बेटा, ठीक है, राइट. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, वॉकर्स प्रोसेस कहते हैं इसको. ठीक है, सॉरी, इथेनॉल, इथेनॉल बनता है बेटा, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल बनता है बेटा, इथेनॉल, सॉरी, इट इज CH3CHO, इथेनॉल बनता है, नॉट इथेनॉल, इथेनॉल बेटा, ठीक है, राइट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ उसमें, राइट, ठीक है, ठीक है. आपने ये भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यही नोट करना चाहेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये अगर आप यहाँ पे I माइनस और H2O8 2 माइनस की जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है I2 और SO4 2 माइनस में बच्चों, ठीक है, राइट. प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है. जब I माइनस को, ठीक है ना, राइट, आपको पता है ना, ये परऑक्साइड होता है, राइट, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा किसमें, I2 में, ठीक है, राइट, सॉरी, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे बच्चों कैटलिस्ट यूज होता है, राइट, Fe3+, क्या यूज होता है, Fe3+ इज यूज्ड एज एन कैटलिस्ट. तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. इसमें होता क्या है, जो Fe जो 3+ होता है वो I माइनस के साथ रिएक्ट करता है और हमें मिलता है 2Fe2+ और I2, क्या मिलता है, I2. और जहां भी I2 आएगा बच्चों याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आइडोमेट्रिक या आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में. और 2Fe जो 2+ होता है वो H2O8 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके 2Fe3+ बनाता है और साथ में 2SO4 2 माइनस बना लेता है. सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. अगर आप देखें शुरू में ये Fe2+ क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, और बाद में Fe3+ क्या हुआ है, रिप्रोड्यूस हुआ है. सो इट इज एन कैटलिस्ट बच्चों, ठीक है ना. तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये. आई थिंक इट इज गिवन इन NCERT ऑल्सो बच्चों, राइट. I माइनस क्या बनता है, I2 मिलता है और हमें ये रिएक्शन होती है. तो प्लीज याद रखिएगा बच्चों इसको, हाँ, ठीक है. क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों एलॉय फॉर्मेशन, राइट. आपने देखा होगा बच्चों, राइट, ठीक है, दीज आर यूज्ड टू फॉर्म्स एंड एलॉयज आल्सो. बहुत सारे एलॉयज जो है हमारे, जो हम आजकल देखते हैं या हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, या SS हो गया, स्टील हो गया, ठीक है ना, राइट. दे ऑल आर एलॉयज, राइट, ठीक है. तो एलॉय फॉर्म क्यों होता है, वाई दे फॉर्म्स एंड एलॉय, उसके पीछे क्या रीजन देंगे, क्योंकि उनका जो साइज होता है, आपने देखा था साइज इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ठीक है ना. और साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है. तो जो उनके बीच में क्या होता है, जो वेकेंट होता है, जो वॉइड होता है, उसमें जाके वो क्या करता है, हाँ, इंटरस्टिशियल जो साइड्स होती हैं उसमें फिट हो जाता है वो, ठीक है ना, विदाउट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेन, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेन वो क्या करता है, उसमें फिक्स हो जाता है या इंटरस्टिशियल वाइड में चला जाता है, ठीक है ना, राइट. ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज, दैट इज दे आर यूज्ड इन फॉर एन एलॉय फॉर्मेशन, राइट. जैसे Fe होता है, Fe होस्ट है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका लेटिस स्ट्रक्चर है वो HCP है, और जो Cu है वो क्या है, गेस्ट है. तो Fe और Cu को क्या मिल जाएगा, हमें एलॉय मिल जाएगा, ठीक है ना. Cu क्या करता है, उसके लेटिस में क्या करता है, एंटर कर जाता है, ठीक है ना, राइट. बहुत सारे एलॉयज हैं, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. ब्रास, कॉपर और जिंक, ठीक है ना, हाँ, जर्मन सिल्वर बिल्कुल, कॉपर और जिंक, ठीक है ना, सॉरी, कॉपर और टिन लिखना था बच्चों मुझे यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, SN, राइट. तो ब्रोंज इज कॉपर और टिन का वो है, राइट, एलॉय है, ठीक है, राइट. फेरस एलॉयस, ठीक है, नहीं बेटा मेरे को ध्यान नहीं है इसका उदय, राइट, ठीक है, आई विल लेट यू नो बेटा, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, ठीक है, राइट. तो फेरस एलॉयस क्या होते हैं, CrMnV, टंगस्टन, MO आर यूज टू मेक एन स्टील या SS, स्टेनलेस स्टील, राइट, ठीक है. क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट. आपने देखा होगा, राइट, कि जो स्टील होता है, राइट, ठीक है, उसमें आयरन के साथ कार्बन को यूज किया जाता है. हमने जब मेटलर्जी पढ़ा था तो आपको याद है, हमने देखा भी था, राइट, ठीक है, कि जो मेटलर्जी में यूज हम क्या करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं. कार्बन क्या करता है, वो उसके जो वेकेंट ऑर्बिटल है या वेकेंट साइट है उसमें उसमें फिक्स हो जाता है बेटा, ठीक है, राइट.
नाउ टेलिंग बच्चों हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, बेटा हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? 9 मिनट बेटा। ओके ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड बच्चों, हाँ ठीक है, राइट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो भी जो स्मॉल एटम्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं, वो जो इंटरस्टिशियल वॉइड होता है उसमें क्या करते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक मटीरियल मिलता है हमें, ठीक है ना, राइट, जिसको क्या होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैम्पर कर देता है, राइट, ठीक है, क्लियर है, राइट। सो the some metal sorry some small atom get trapped inside the crystal lattice of metal forming an interstitial compound, ठीक है ना। small atom like carbon, hydrogen, nitrogen, boron etc are used for interstitial, right, to form an interstitial compound. transition metal lattice जैसे host है, ये क्या है, गेस्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स मिलता है। इंटरस्टिशियल जो कॉम्प्लेक्स है इज एन एडिशन प्रोडक्ट, दो को मिला के हमने प्रोडक्ट बनाया है, विच इज मच हार्डर एंड डेंसर देन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, राइट, ठीक है, क्लियर है। इवन क्या होता है, अगर हम जैसे टीआई में जब हम क्या करते हैं, कार्बन मिलाया जाता है एज एन यूज, तो कभी कभार ऐसा होता है, या ऐसा रहता है उसमें कि जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो हार्डनेस होती है, वो इवन डायमंड से भी मैच कर जाती है। किससे मैच कर जाती है? डायमंड से भी मैच कर जाती है, ठीक है। बट इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, ठीक है। दे आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे, डू नॉट फॉलोज द कॉमन रूल ऑफ वैलेंसी, वो क्या होते हैं, ठीक है, राइट, दे डू नॉट फॉलो द कॉमन रूल ऑफ वैलेंसी, ठीक है, वो क्या होंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे। आपने पढ़ा होगा बच्चों नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, जब आपने डिफेक्ट्स पढ़े होंगे बच्चों, राइट, क्या पढ़े होंगे, डिफेक्ट्स, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना, राइट, तो उसमें उसमें कितना रेडियस होना चाहिए कि हम उसमें उसके वॉइड्स में वो हो जाए। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है तो व्हाट शुड बी द आर बाय आर कितने के बीच में होना चाहिए, याद है किसी को? 0.225 से R/R इज इक्वल टू 0.225 टू 0.414, वेरी गुड, ठीक है ना। दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, किसके लिए है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता हूं तो R/R क्या होता है, क्या होता है, R/R क्या होगा, 0.414 से 0.732, कितना होता है, 0.732 होता है, कितना होता है, 0.732। और यही अगर क्यूबिकल वॉइड हो, अगर क्यूबिकल वॉइड हो बच्चों, तो कहां से कहां तक होगा R/R, कहां से कहां तक होगा R/R क्यूबिकल वॉइड से 0.732 से 1 तक, क्या होता है, 0.732 से 1 तक, राइट, ठीक है। तो जो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कैन बी हाइड्रोजन, कैन बी कार्बन, कैन बी बोरॉन, कैन बी नाइट्रोजन, और ये जो आर है ये ट्रांजिशन मेटल होगा, ये क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, क्लियर है, राइट, ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो अगर टीआई जो है प्लस सी की बात करते हैं तो टीआई क्या है, एफसीसी अगर वो होता है, इसका जो लैटिस है वो एफसीसी है, ठीक है ना। तो अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन एक्युमुलेट होता है तो बताइए व्हाट विल बी द फॉर्मूला। अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में एक्युमुलेट होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये एफसीसी है और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनेगा, टी आई, क्या लिखे हम, TiC2, वेरी गुड, नकुल ने बिल्कुल सही कहा है, क्या बनेगा, TiC2 या TI क्या बोले 4 और C8। तो इसको हम ऐसे सिंपल रेशो में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने एटम्स होते हैं, इफेक्टिव एटम्स होते हैं, उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, एफसीसी में या HCP में भी यही होता है, ठीक है, राइट। यही अगर मैं TI बच्चों कार्बन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में करूं तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब क्या होगा, TiC होगा, क्या होगा, TiC या Ti4 और C4 हो जाएगा, दैट इज TI। क्लियर है बच्चों, कर लेंगे बेटा, कर लेंगे ये सब चीजें, राइट।
क्लियर है बेटा, राइट। लास्ट है बच्चों, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, राइट, ठीक है ना। लास्ट है यहाँ पे नॉन स्टाइकोमेट्रिक, जो अभी मैं बता रहा था क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, राइट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड आपने देखा होगा, ऐसी Fe3Fe.93O ऐसे पढ़ा होगा आपने, राइट। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है रिडॉक्स रिएक्शन में कि बताइए कितना परसेंटेज ऑफ Fe+2 है और कितना Fe+3 है। हाँ, राइट, वुडजाइट, ठीक है। सो दे फॉर्म क्या होता है, दे फॉर्म नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड लेट्स सपोज आपने लिख दिया Fe2O3, ये क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है, क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। बट नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड Fe3.93O, राइट, ठीक है। Ti अगर हम लिखें TiO 1.44, CuSi 1.98, राइट। सो दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, राइट। आपने पढ़ा होगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा, आपने पढ़ा होगा बच्चों, राइट। स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, उसमें पढ़ा होगा आपने नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, राइट, मेटल एक्सेस और एनायन एक्सेस पढ़ा होगा आपने डिफेक्ट, मेटल एक्सेस एंड एनायन एक्सेस, राइट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का कोई एग्जांपल, उस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, हाँ फ्रेंकल, राइट, ये तो मेटल एक्सेस हो गया, ठीक है, मेटल एक्सेस, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, जैसे अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूँ Zn, ठीक है, राइट, या इसी की बात करते हैं Fe.93O, तो मुझे बताइए मेटल एक्सेस डिफेक्ट है होगा इसमें कि एनायन एक्सेस डिफेक्ट होगा, क्या डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस या एनायन एक्सेस, कौन सा डिफेक्ट होगा इसमें, इसमें क्या होगा, हाँ एनायन एक्सेस, वेरी गुड, क्या होगा, एनायन एक्सेस, क्योंकि ये क्या है, ये 1 होगा और ये उससे कम होगा, एनायन एक्सेस डिफेक्ट होगा, राइट, ठीक है। दैट इज नोन एज वुडजाइट, क्या बोलते हैं इसको, वुडजाइट, ठीक है, राइट। और अगर हम, ठीक है, राइट, और जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, या राइट, ठीक है। एफ सेंटर, राइट, फॉर एफ सेंटर आपने पढ़ा होगा, राइट, एफ सेंटर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्साइड्स आर रिप्लेस्ड बाय, राइट, ठीक है, सो एफ सेंटर, राइट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो शो करते हैं बेटा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमने सारे के सारी प्रॉपर्टीज खत्म किए हैं, राइट। नहीं बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, क्योंकि हमें दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं इसके डी ब्लॉक के, और वो कौन कौन से हैं, विच आर टू मोर इंपॉर्टेंट, है तो बहुत सारे बेटा, बट हम दो ही डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में टू ही गिवन है, एक KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7 बच्चों, ठीक है, राइट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी साल 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, राइट, KMnO4 का या सॉरी K2Cr2O7 के ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट। सो वो हम जब फिनिश करेंगे तो मुझे लगता है बेटा 2 लेक्चर और में फ्राइडे वी विल फिनिश इट आउट, क्योंकि कल अगर हम KMnO4 K2Cr2O7 फिनिश कर लेंगे तो एक ही लेक्चर बचेगा एफ ब्लॉक करने में। एफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि उसका जो केमिस्ट्री वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हायर क्लासेस में जाके आप उसको स्टडी करेंगे, हमारे यहाँ रेडियो एक्टिव है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, राइट, तो इसीलिए उसके बारे में ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिस्कस करना नहीं है हमें उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, तो विल फिनिश इट आउट बेटा बाय फ्राइडे बेटा, ठीक है। सो 2 लेक्चर और में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, राइट, दैट इज डी ब्लॉक बेटा, ठीक है, राइट। नाउ टेल मी बेटा हमारे पास और कितना टाइम है, राइट, ठीक है, राइट, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, हमारे पास कितना टाइम और रह गया, 0 बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बेटा।